Hello everyone. In this video, we're going to discuss about Delhi Sultanate, which is one of the important topic for the medieval Indian history. This is going to the first video about the medieval Indian history on this channel. So इस वीडियो के साथ ही हमारी medieval Indian history की सीरीज़ की शुरुआत हो जाएगी और ये उसका फर्स्ट लेक्चर है दिल्ली सल्तनत। इसमें हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बैकग्राउंड के बारे में, उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और साथ ही में देखेंगे कि इस्लामिक इन्वेजन्स के बाद किस तरह से दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ दिल्ली में, इंडिया में। So let's begin. This little bit about me. I'm Nikhil. I've qualified UGC NET exam for assistant professor twice. I've did my masters and bachelors in history honors. So जैसा कि अभी हमने बात की कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हुई। तो हम सब जानते हैं मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी के इन्वेजन्स के बारे में, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे इस्लामिक इन्वेजन्स इंडिया में हुए, जिनके बाद दिल्ली सल्तनत नाम की एक सल्तनत जो है जिसकी स्थापना की गई हिंदुस्तान में। तो उसकी शुरुआत होती है इस्लाम के इमर्जेंस से, जो कि अरब में हुआ। तो इस्लाम का इमर्जेंस होता है अरब में, अरब जो कि आज का सऊदी अरेबिया का रीजन है, वहाँ पर इस्लाम का इमर्जेंस होता है प्रॉफिट मोहम्मद के साथ ही। और हम देखेंगे कि उसके बाद धीरे धीरे इस्लाम के इमर्जेंस से जो अरेबिया था वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर के तहत धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। ये बेसिकली हमें समझने की ज़रूरत है, लेकिन इससे के साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि इस्लाम जो था जब अरेबिया में आया उससे पहले अरब के लोगों का लिंक था भारत के लोगों के साथ या भारत के साथ, किस तरह से ट्रेड के थ्रू। तो हम देखेंगे कि किस तरह से अरब का जो ट्रेड लिंक्स थे वो इंडिया के साथ बहुत पहले से ही थे, इस्लाम के भी आने से पहले। ठीक है, तो हमें ये सब ध्यान रखना है। 4th-5th सेंचुरी एडी में जब इस्लाम आता है उससे भी पहले अरब के लोगों के कॉन्टेक्ट से इंडिया के लोगों के साथ वो मालाबार यानी कि आज के केरला वाले एरिया से ट्रेड करती थी इंडिया के साथ, और उनको मापिलास बोला जाता था। और जब 4th-5th सेंचुरी 6th सेंचुरी में इस्लाम आया उसके बाद ये चीज़ें बदलने लगी, क्योंकि इस्लाम एक रिलीजियस मूवमेंट नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी था, जिसने पूरे सऊदी अरेबिया के आसपास के रीजन को एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर में के थ्रू पॉलिटिकल एक्सपेंशन करना शुरू हो गया। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। और अब हम देखेंगे कि जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है 632 एडी में, उसके समय तक अरब ने अपने आसपास के जितने भी प्रोमिनेंट रीजन्स थे, एरियाज थे, उसको सब्जुगेट कर लिया और कॉन्कर कर लिया, जैसे कि पर्सिया, इजिप्ट, पैलेस्टीन, सीरिया। और ये जो सिलसिला था पॉलिटिकल एक्सपेंशन का ये यही नहीं थमा, बल्कि इसके आगे इन्होंने सेंट्रल एशिया तक अटैक्स किए, यूरोप तक अटैक्स किए, जेरूसलम हम सब जानते हैं। उसके बाद जेरूसलम जो कि टर्की का है, टर्की उसके आसपास के जितने भी हैं। लेकिन हमें जो समझना है कि इंडिया में भी इनके अटैक्स हुए, और इंडिया में अरब्स का सबसे पहला अटैक हमें सिंध में देखने को मिलेगा। तो सिंध जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, उसमें अरब का क्या हुआ, अरब्स ने उसको कॉन्कर करा। और किसने कॉन्कर करा था अरब की तरफ से, तो वो थे हजाज जो कि गवर्नर थे अरब के। उन्होंने जो सिंध के रूलर थे दाहर उनको डिफीट किया और सिंध को कॉन्कर कर लिया। इस तरह से हम देखेंगे कि सिंध को कॉन्कर करने या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे पहला हिस्सा था उसको किसने कॉन्कर किया, अरब्स ने। तो वो अरब्स से, ना कि टर्क्स। हम देखेंगे बाद में जो दिल्ली सल्तनत थी उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, टर्क्स ने। लेकिन अरब्स ने इसकी शुरुआत की थी, किस चीज़ की शुरुआत की थी, इंडिया पे अटैक्स करने की और इंडिया के कुछ कुछ एरियाज़ को कॉन्कर करने की। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया के जो मेन लैंड है, जो कि नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, उसको ये कॉन्कर नहीं कर पाए, और ये सिर्फ कहाँ तक ही सीमित रह गए, सिंध और अफगानिस्तान तक। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट इन द वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। सो इसमें हम देखेंगे कि इस तरह से इस्लाम के आने से हम देखेंगे पॉलिटिकल एक्सपेंशन की शुरुआत हुई वेस्ट एशिया में, जिसमें अरेबिया, पर्शिया, इजिप्ट, टर्की और बाकी मुल्क आते हैं, सीरिया जैसे, उन सबको कॉन्कर करा। लेकिन साथ साथ में ईरान और धीरे धीरे खुरसाना जो कि ट्रांसोक्सियाना वाला रीजन, अगर हम देखें मैप में सेंट्रल एशिया वाला रीजन,
तो मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं और जितनी भी नई टर्म्स आ रही है जो रीज़न से, जो जगहों के नए नए नाम हैं जो आपने नहीं सुने हैं, उनको मैप में गूगल करिए और उनको देखिए, ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सी जगह कहाँ पर है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अरब में कौन कौन से एरियाज़ को उन्होंने कॉन्कर किया और सिंध किधर है। तो सिंध आज का पाकिस्तान के आस का एरिया है, सदर्न पाकिस्तान वाला एरिया, या सेंट्रल पाकिस्तान आप कह सकते हैं। एनीवे, तो इनका धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्सपेंशन होना शुरू हुआ। इस्लाम में, इस्लाम का वेस्ट एशिया में कुर्साना वाला रीजन जो कि सेंट्रल एशिया का रीजन है। ट्रांसओक्सियाना, ये ट्रांसओक्सियाना एक जगह का नाम है जो कि 2 रिवर्स के बीच में है, एमी और सीरिया, जो कि सेंट्रल एशिया में लाई करता है। हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब इस्लाम का इमर्जेंस हुआ अरब में, उसके साथ ही वहाँ पे एक एम्पायर आया जिसका नाम था अब्बासिद एम्पायर, और उसके जो हेड थे जिसको हम खलीफा बोलते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल हेड नहीं हुआ करते थे बल्कि वो स्पिरिचुअल हेड भी हुआ करते थे। जैसे कि अगर हम इंडिया में देखें या कहीं और देखें, तो हम देखेंगे कि एक किंग जो होता है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल हेड होता है, जिसके पास सिर्फ पॉलिटिकल पावर है, उसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, या वो कोई स्पिरिचुअल हेड नहीं समझा जाता है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं था। इस्लाम में जो पॉलिटिकल हेड था खलीफा, उसको स्पिरिचुअल हेड भी माना जाता था। और यहाँ पे वो कौन सा एम्पायर था? अब्बासिद एम्पायर। और अब्बासिद एम्पायर धीरे धीरे करके अपने पीक पे पहुंचा। बहुत सारे एरियाज़ को इन्होंने कॉन्कर किया, जैसे अभी हमने बात की इस वाली फर्स्ट सेंटेंस में कि इस तरह से उन्होंने वेस्ट एशिया, ईरान, कुर्साना, सेंट्रल एशिया, ट्रांसओक्सियाना वाला सारा रीजन, पर्सिया, ईरान, इराक, उन सबको कॉन्कर किया। लेकिन धीरे धीरे जब ये पीक पे पहुंचा, उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है। एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, अब्बासिद एम्पायर, डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं। और यहीं पे हमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझना है, वो है कि जैसे ही अब्बासिद एम्पायर के टुकड़े टुकड़े होने लगे, उससे नए नए छोटे छोटे किंगडम्स आने लगे। उन किंगडम्स को बोला जाता है सल्तनत। और एक ऐसी सल्तनत आई थी दिल्ली में, हिंदुस्तान में। तो जो दिल्ली सल्तनत थी वो इसी का एक हिस्सा थी। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो अब्बासिद एम्पायर था वो एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था, लेकिन जो इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद जो नए नए छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स आए, जिसमें एक दिल्ली सल्तनत भी एक था, जो कि इंडिया में हमने देखा एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका, वैसे किंगडम्स धीरे धीरे मर्ज होने शुरू हो गए अब्बासिद एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब्बासिद एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। हालांकि हमें एक चीज़ नहीं भूलनी है कि ये जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, ये अभी भी खलीफा को अपना स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल हेड मान रहे हैं। और मंसूर उनको दिया जाता था, एक लेटर होता था जो कि खलीफा से इनको मिलता था, जो लेजिटिमाइज करता था इनकी पॉलिटिकल पावर को। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। पर अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, ये काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट थे, ऑटोनॉमस थे, और अपने काफ़ी डिसीजंस खुद लिया करते थे और सॉवरेन थे। ये जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, ये बड़े एग्रेसिव थे, एक्सपेंशनिस्ट थे, ये अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। और हम देखेंगे कि आगे टर्क्स इनमें बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी हमने अरब्स के बारे में देखा, अब हम टर्क्स के बारे में देखते हैं। टर्क्स, अभी हमने देखा था अरब्स के बारे में। तो अरब्स ने इंडिया का कौन सा पार्ट कॉन्कर करा? सिर्फ सिंध और अफ़गानिस्तान। लेकिन टर्क्स ने काफ़ी हद तक इंडिया के बहुत बहुत सारे एरिया को कॉन्कर करा, या उस पर इन्वेजन्स किए, इंडिया में इन्वेजन्स हुए। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम हम सब जानते हैं, मोहम्मद गजनी का। तो सबसे पहले मोहम्मद गजनी आए। 2 लोग हैं, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी। तो इसमें हम मोहम्मद गजनी पहले पढ़ेंगे क्योंकि मोहम्मद गजनी पहले आते हैं, उसके बाद मोहम्मद गोरी आते हैं। मोहम्मद गोरी के बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो बाद में आए। सबसे पहले हम देखेंगे मोहम्मद गजनी। टर्क्स के बारे में हम देख लेते हैं एक बारी। मोहम्मद गजनी भी टर्क्स थे, मतलब जितने भी ये सल्तनत थी, ये टर्क्स, मोस्टली टर्क्स थी। टर्क्स जो कि एक एथनिक ट्राइब है जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था खुद को। ये बड़ी हाईली मोबाइल थी, यानी कि बहुत जल्दी से माइग्रेट करती थी इधर उधर, एक्टिव थी बहुत। सेंट्रलाइज प्रेडेटरी फोर्स इनके पास, क्योंकि हॉर्सेस का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अलावा हमें देखना है कि 10th सेंचुरी में जो जबलिस्तान वाला एरिया है और अफ़गानिस्तान वाला एरिया है, वो धीरे धीरे इन सल्तनत के पास चला गया। यानी कि इंडिया का जो आउटर बेसिन, जो आउटर बाउंड्री थी, या जो प्रोटेक्ट करके रख रही थी इंडिया को फॉरेन इन्वेजन से, वो कौन सी थी? जबलिस्तान, अफ़गानिस्तान, सिंध। और हमने देखा सिंध तो कॉन्कर कर लिया था अरब्स ने। उसके बाद अफ़गानिस्तान और जबलिस्तान जैसे
एरिया को भी कॉन्कर कर लिया टर्क्स ने। अब हम देखेंगे कि 1999 में मोहम्मद गजनी आए, उन्होंने गजनी में अपना थ्रोन असेंड किया, किंग बने और इंडिया में इन्वेजन्स करने शुरू कर दिए। उनके इन्वेजन्स रहे 1990 से 1050 के बीच में। ये पूरा पीरियड रहा जिसमें उन्होंने इंडिया में इन्वेजन्स किए। कॉन्कर नहीं किया इंडिया के कुछ पार्ट्स को, मतलब इंडिया के कन्नौज में उन्होंने इन्वेजन किया, यहाँ से वेल्थ लूटा, टेम्पल्स को डेसिक्रेट किया, एकदम ये सारा फॉरेन इन्वेजन था। लेकिन कोई ऐसे अटैम्प्ट नहीं थे कि एक परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाए टर्क्स की। तो जब मोहम्मद गजनी इंडिया में आए तो उन्होंने इन्वेजन्स किए, ना कि कोई परमानेंट कॉन्केस्ट की। ये हमें समझने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट राजपूत किंगडम। तो जब ये सब हो रहा था कि तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि फिर इंडिया में रूल कौन कर रहा था, क्या वो ये सब इन्वेजन्स को रोक पा रहा था या नहीं। तो 10th सेंचुरी वो समय था जिस समय ये इन्वेजन्स हो रहे थे, और 10th सेंचुरी में जो सबसे बड़े दो एम्पायर्स थे, राष्ट्रकूटा और गुजरपतिहारा, वो डिक्लाइन होने लगा उनका, जिस वजह से इंडिया में क्योस की सिचुएशन आने लगी। और इनके डिक्लाइन के साथ छोटे छोटे नए नए स्टेट्स आने लगे, जैसे कि चंडीलास जो कि कलिंजार, परमारस मालवा के, चालुक्यस गुजरात के। लेकिन ये जो स्टेट्स थे बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे जितने पावरफुल राष्ट्रकूटा और गुजरपतिहारा थे। इसलिए ये फॉरेन इन्वेजन्स को टैकल नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं इनकी वीकनेस हमें देखने को मिली जब मोहम्मद गजनी ने कई बार इन्वेजन्स किए इंडिया में, टेम्पल को डेसिकेट किया, पूरा वेल्थ लेकर चले गए, वो सारी चीज़ें। लेकिन कश्मीर के हालात थोड़े अलग थे, और कश्मीर में एक बहुत पावरफुल क्वीन थी जिनका नाम था दीदा, और उन्होंने कश्मीर को प्रोटेक्ट करके रखा। लेकिन दीदा जो थी, कश्मीर की जो रूलर थी, वो बाकी इंडिया के रूलर से उनको कोई हेल्प नहीं कर रही थी, ना ही बाकी रूलर्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। यानी कि एक दूसरे के अंदर ही बहुत ज़्यादा एंटागोनिस्टिक फीलिंग्स थी इन स्टेट्स में, यानी कि कोई यूनिटी नहीं थी इंडिया के स्टेट्स में। बहुत फ्लक्स का सिचुएशन था, एनिमोसिटीज़ थी इंडियन स्टेट्स के बीच में। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो क्वीन दीदा थी, लेकिन अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में उस समय हिंदू शाही डायनेस्टी थी जिसको डिफ़ीट किया था मोहम्मद गजनी ने। तो मोहम्मद गजनी ने हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर्स को डिफ़ीट किया और फिर इंडिया में एंटर करा और इन्वेजन्स किए। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गजनी हमने देखा भी, मोहम्मद गजनी के बारे में ये था कि उन्होंने इंडिया में इन्वेजन्स किए, उनकी कोई परमानेंट कॉलोनी या सेटलमेंट नहीं आई इंडिया में। लेकिन मोहम्मद गोरी के केस में ऐसा नहीं था। हम देखेंगे मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट किया। ये मोहम्मद गोरी थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो शुरू करते हैं। 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद गोर, जो कि आप कह सकते हैं गोरी, जो मोहम्मद गोरी जिनका नाम पड़ा है वो इस जगह के नाम से पड़ा है। ये अफ़गानिस्तान में एक जगह है। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी से एंगेज की इंडिया को कॉन्कर करने में। लेकिन इंडिया में उस समय कौन था? इंडिया में अगर हम 1177 की बात करें तो उस समय पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो कि थ्रोन असेंड करते हैं अजमेर में। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे इंडिया के रूलर। उन्होंने एक मिस्टेक थी, उनके साथ एक गलती, मतलब उन्होंने स्ट्रेटेजिकली एक मिस्टेक की कि उन्होंने अपने जितने भी नेबर किंगडम्स थे उनको आइसोलेट कर दिया अपने से, जिस वजह से एक यूनिटी नहीं बन पाई जब फॉरेन इन्वेजन्स हुए मोहम्मद गोरी के रूप में। तो जो इनके जितने भी नेबर्स थे, जैसे कि अगर हम बात करें चंडीला जो कि खजुराहो के, महोबास एंड चालुक्यास, उन सब को इन्होंने धीरे धीरे उन सबको डिफीट किया, उनकी लैंड को कॉन्कर किया, जिस वजह से एक पॉलिटिकल एनिमोसिटी की सिचुएशन आई और यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई। हम देखेंगे फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी धीरे धीरे करके सिंध पंजाब को कॉन्कर कर लेते हैं, और तबर हिंद जो एक फोर्ट था दिल्ली के पास उसको कॉन्कर कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ एक फर्स्ट बैटल होती है, बैटल ऑफ टायरेन। फर्स्ट बैटल ऑफ टायरेन अभी हमने देखा ये जो फोर्ट था तबर हिंद, बेसिकली इस फोर्ट को जैसे ही इन्होंने अटैक किया मोहम्मद गोरी ने, तभी उसके डिफेंस में पृथ्वीराज चौहान थर्ड आए और बैटल ऑफ टायरेन हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ टायरेन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट कर दिया, हरा दिया मोहम्मद गोरी को।
जिसके साथ मोहम्मद गोरी वापस से गोरी चले गए। लेकिन मोहम्मद गोरी वापस से आए और सेकंड बैटल ऑफ टैरिन में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली के आसपास का एरिया, हिसार, हरियाणा के आसपास का एरिया सब एनेक्स कर लिया, कॉन्कर कर लिया। दिल्ली, अजमेर, सिरसा, हिसार ये सब किसके कंट्रोल में आ गए? मोहम्मद गोरी के कंट्रोल में आ गए। तो अभी हमने देखा मोहम्मद गोरी के साथ ये अलग था कि मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज़ को कॉन्कर कर लिया और इंडिया में एक परमानेंट एम्पायर या सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट किया। वो मोहम्मद गोरी थे। मोहम्मद गोरी, लेकिन मोहम्मद गजनी जो इनसे पहले थे वो इंडिया में आए और इन्वेजन्स किए लेकिन वापस चले गए। लेकिन मोहम्मद गोरी ने इंडिया में परमानेंट कॉन्क्वेस्ट किए, कॉन्कर किया उसको परमानेंटली। और हम देखेंगे उसके बाद इन्होंने अपनी स्लेव, जिस पे इनको बहुत भरोसा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको पूरा दिल्ली के आसपास का पूरा एरिया सौंप दिया गया। और इसी के साथ हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये पूरा बैकग्राउंड था जो हमें समझने की ज़रूरत है। और यहीं तक नहीं रुके ये, बल्कि इसके अलावा इन्होंने कन्नौज, बनारस के आसपास का एरिया भी जीतने की कोशिश की और दिल्ली के आसपास अपनी जो पोजीशन थी उसको कंसोलिडेट किया। तो हमने देखा इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट के साथ स्लेव डायनेस्टी की स्थापना हुई दिल्ली में। और क्योंकि इस सल्तनत की कैपिटल दिल्ली थी इसलिए इसका नाम भी दिल्ली सल्तनत रखा गया। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।